नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 9 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो लोग क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम। इसी तरह एक आता है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ठीक है। अब पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण होता है। उसी तरह जो रक्त का जो है लाल रंग होता है, खून का जो लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में होता है लोहा होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि पत्तियों का हरा रंग हो गया क्लोरोफिल के कारण। अच्छा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है, तो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है लाल रंग में। ठीक है। और सबसे कम होता है बैगनी में। ठीक है। और किस रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो हरा रंग में नहीं होता है। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज और अंतिम उत्पाद है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है। इसकी आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है सौर ऊर्जा, वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है, तो वायु प्रदूषण का सूचक होता है कौन, लाइकेन होता है। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है ये कि कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध वो क्या कहलाता है, तो लाइकेन कहलाता है ना। कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। ठीक है। और लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखना है, जो लिटमस है वो किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है, तो पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है। देखिए, पेप्टिक अल्सर क्या है, घाव होता है। ठीक है। जो कि पेट यानी कि आमाशय के निचले हिस्से में या तो निचले ग्रास नली में या तो छोटी आंत में ये हो जाता है। ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर क्या, एक घाव है। तो और ये किसके कारण होता है, इसके जिम्मेदार कौन है, तो वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण ये पेप्टिक अल्सर होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा का मुख्य घटक है, तो प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है। ठीक है। पहले प्लाज्मा क्या है, तो देखिए रक्त को क्या है, ब्लड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। रक्त में जो होता है 55% तरल होता है। ठीक है। और 45% जो है वो ठोस होता है ना। ब्लड को दो भागों में बांटे तो 45% क्या हो गया, ये ठोस कण होता है जिसे कणिकाएं बोलते हैं। और ये जो तरल होता है 55% तरल, इसमें क्या प्लाज्मा होता है ना, 55% प्लाज्मा होता है ये। ठीक है। ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है और 45% में आ जाता है आपका क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है और 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है। और प्लाज्मा का 90 से 92% जल होता है। ठीक है। इसका प्लाज्मा का 90 से 92% क्या होता है, तो जल होता है ना, पानी होता है। ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है, तो प्लाज्मा में क्या 90 से 92% पानी ही है। ठीक है। तो मुख्य घटक क्या हो गया, पानी है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, पानी हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या हो गया, पानी हो गया ना। अच्छा, रक्त जो है, ये रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण पूछे या तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सभी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। क्योंकि जो रक्त का ही भाग है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसलिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, सभी का अस्थि मज्जा में होता है। अच्छा, रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है ना। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान कितना है, 7.4 है, यानी कि क्षारीय है। ठीक है। रक्त का पीएच मान 7.4 है, यानी कि ये क्षारीय है। अच्छा, सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है,
5 से 6 लीटर होती है, ठीक है। 5 से 6 लीटर सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। और शरीर के वजन का कितना प्रतिशत ब्लड होता है, तो 7% है ना, शरीर के वजन का ब्लड होता है, ये भी याद रखना है। रक्त का रंग जो है लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, शरीर में रक्त का परिवहन कौन करता है, तो आरबीसी करता है, ठीक है ना। आरबीसी ऑप्शन में रहेगा, या तो आरबीसी नहीं रहे तो याद रखना हीमोग्लोबिन करता है ना। देखिए, रक्त का परिवहन जो है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन प्रोटीन करता है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो स्फैग्नोमेनोमीटर कहलाता है ना। ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, स्फैग्नोमेनोमीटर कहलाता है। अच्छा, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वह वेसोप्रेसिन। देखिए, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला 2 क्वेश्चन आता है, एक पूछेगा आपको हार्मोन कौन सा है, तो वह है वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा कि रक्तचाप नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है, तो वो है एड्रीनल ग्रंथि ना, एड्रीनल ग्रंथि, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, रक्त समूह की खोज किसने किया, तो रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। और एक होता है रक्त परिवहन, तो रक्त परिवहन बोलिए या तो रक्त परिसंचरण, है ना, तो रक्त परिवहन की खोज किसने किया, विलियम हार्वे ने किया था। याद ऐसे रखना है, परिवहन यानी कि परिवहन किस पे चलता है, हाईवे पे, तो उसी से रिलेट कर लीजिए, रक्त परिवहन की खोज विलियम हाईवे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो तारपीन का तेल कहाँ से निकाला जाता है, तो पाइन्स पेड़ से निकाला जाता है ना। पाइन्स हो गया, या तो चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तारपीन का तेल पाइन्स के पौधे या तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब इस टाइप के 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि मलेरिया की दवा कुनेन किस पेड़ से निकाला जाता है, तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मलेरिया की दवा जो है, औषधि जो है कुनेन, ये सिनकोना की छाल से प्राप्त करते हैं। और एक आता है साइड्रस, साइड्रस या तो देवदार का तेल, या साइड्रस का तेल या तो देवदार का तेल किससे प्राप्त करते हैं, तो देवदार के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। एक आता है कि कैंसर के उपचार में जो टेक्सोल औषधि होता है, वो किस पौधे से प्राप्त करते हैं, तो टेक्सोल औषधि यव नामक पौधे से प्राप्त करते हैं। टेक्सोल औषधि जो कि कैंसर के उपचार में ये काम आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि राइजोम का उदाहरण कौन सा है, तो राइजोम का मतलब क्या होता है मालूम, राइजोम का यानी कि प्रकंद कहलाता है। प्रकंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइजोम, यानी प्रकंद का उदाहरण कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है अदरक, ठीक है। ये देखिए, तना का भाग होता है, तना में भी होता है क्या, प्रकंद होता है, कंद होता है, सलकंद होता है, ठीक है। जैसे कि हल्दी और अदरक, देखिए अदरक और हल्दी ये किस में आ जाता है, ये है प्रकंद में आ जाता है, ठीक है। और आलू और ओल ये सब क्या आता है, आलू और ओल ये आ जाता है कंद में आ जाता है, ठीक है। प्रकंद यानी कि इसको बोलते हैं राइजोम, ठीक है। और ओल जो है और आलू इसको क्या है, कंद बोलते हैं। कंद को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, ट्यूब, है ना, ट्यूब। और लहसुन और प्याज ये सब आता है कि इसमें सलकंद बोलते हैं। सलकंद को बोलते हैं क्या, बल्ब, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और राइजोम जो होता है ना, राइजोम ऐसे लिखा था इंग्लिश में, राइजोम ये होता है क्या, प्रकंद कहलाता है, ठीक है। तो अदरक और हल्दी जो है, हल्दी और अदरक ये क्या है, एक प्रकंद है ना। तो ये सब क्या, देखिए आलू, अदरक और ये हल्दी, ओल, प्याज, लहसुन, यानी फिर समझिए हल्दी, अदरक, आलू, ओल, प्याज, लहसुन ये सब तना का उदाहरण है। तना में भी क्या है, ये सब प्रकंद है, ठीक है। तो ये याद रखना है ना, ये सब क्या है, प्रकंद है, ठीक है। अच्छा, प्रकंद क्या किसको कहते हैं, जैसे एक प्रकार का तना होता है जो मोटा, मांसल और आमतौर पर क्षैतिज होता है। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। यह तने का भूमिगत संशोधन होता है। और जड़ का उदाहरण में याद रखना है आपको, जड़ जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद और सलजम ये सब जड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो चाय की पत्तियों में कुछ जैसे बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो जीवाणु का प्रयोग किया जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया जीवाणु, ठीक है। चाय में क्या पाया जाता है, तो चाय में थीन पाया जाता है ना, चाय में थीन होता है। और कॉफ़ी में क्या होता है, कॉफ़ी में होता है कैफीन, ठीक है। कॉफ़ी में क्या हो गया, कैफीन हो गया, ठीक है।
और तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। तो ये याद रखना है ना। चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। अच्छा, चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है असम। चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य असम, यानी असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है कि जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था, तो दार्जिलिंग की चाय ही थी, है ना। पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग की चाय, पहला जीआई टैग इसे ही मिला था। और चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो वह लेटराइट मिट्टी। और जीवाणु की खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। और वायरस की खोज किसने किया था, इवानोवास्की ने किया था ना। विषाणु की खोज इवानोवास्की ने किया था, ठीक है। ये हो गया वायरस की खोज इवानोवास्की, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, ये दोनों भी याद रखना है। तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। इसे याद रखना है, साफ काम है ना, याद रहेगा हमेशा। कवक का अध्ययन या शैवाल का अध्ययन पूछेगा तुरंत ही आपको याद आ जाएगा, साफ काम, यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। तो एक शब्द याद रखना है, साफ काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो हड्डियाँ कितनी होती है, 206, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है 206 हड्डियाँ होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है फीमर की हड्डी, है ना। फीमर हड्डी होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है, ठीक है। और रेडियस और उल्ना हड्डी कहाँ होता है ना। रेडियस और उल्ना, ये हड्डी कहाँ होता है, रेडियस और उल्ना हड्डी होता है हाथ में। और एक है फिबुला और टिबिया। फिबुला और टिबिया हड्डी टांग में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला उत्तक लिगामेंट, और मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला टेंडन कहलाता है, ठीक है। याद रखना है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक टेंडन कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र हो पाए जाते हैं ना, कितने जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है, तो 46 गुणसूत्र होता है। जोड़ा में पूछा है तो 23 इसका आंसर हो जाएगा ना, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, मानव शरीर में जो है 46 क्रोमोजोम है ना, गुणसूत्र क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम 46 पाया जाता है। उसमें क्या होता है, तो इसमें अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि अलैंगिक गुणसूत्र इसमें कितना होता है, तो 22 जोड़ा यानी 44 को जो होता है ना, 22 जोड़ा यानी कि 44 जो होता है ये अलैंगिक गुणसूत्र रहता है। और लैंगिक गुणसूत्र होता है 2, ठीक है। 2 होता है लैंगिक गुणसूत्र, ठीक है। उसमें क्या होता है, यूँ समझिए कि लैंगिक गुणसूत्र में XX होता है। देखिए, महिलाओं में क्या होता है, महिला में XX होता है, और पुरुष में क्या होता है, X और Y होता है, ठीक है। ये याद रखना है। और जैसे कि XX मिलने से क्या होता है, लड़की होता है, और X का Y से मिलने से क्या होता है, लड़का होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों में कितना गुणसूत्र होता है, तो 1 गुणसूत्र उसमें बढ़ जाता है ना। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र कितना होता है, 47 गुणसूत्र होता है, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखना है, देखिए कोशिका के अंदर जो होता है वो केंद्रक होता है, और केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है जो कि अनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है, ठीक है। अच्छा, गुणसूत्र किससे बना होता है, तो DNA और हिस्टोन से बना होता है। गुणसूत्र DNA और हिस्टोन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ के एंथ्रेक्स रोग का कारण क्या है, तो भेड़ में जो एंथ्रेक्स रोग होता है ये किससे होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है ना। जीवाणु से होने वाला रोग है ये एंथ्रेक्स रोग, ठीक है। तो जीवाणु से होने वाला रोग है वो आपको याद रखना है, ठीक है। पीछे आपको वीडियो में वायरस से होने वाला रोग भी बताए हुए हैं, ठीक है। अभी जीवाणु से होने वाला रोग एक बार फिर इसको याद करिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। इसको याद रखना है, जीवाणु से होने वाला जो महत्वपूर्ण रोग है वो कौन कौन सा है। देखिए, वो महत्वपूर्ण रोग है प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टीबी, टेटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। ये सब क्या बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो इसे याद कैसे रखना है, देखिए एक लाइन याद रखिएगा जो कि आपको आसानी से याद रहेगा ये वाला, ठीक है। ये ट्रिक कि पंडित का टीका न्यू है, और किसने दिया वो टीका, रिया दिया, ठीक है। याद रखना है, पंडित का टीका न्यू है, रिया दिया, ठीक है। तो पंडित से क्या हो जाएगा, पो से हो जाएगा प्लेग, है ना। देखिए, पो से प्लेग, और डी से डिप्थीरिया रोग, और तो से तपेदिक रोग, ठीक है। पंडित से 3 रोग हो गए ये, है ना, प्लेग, डिप्थीरिया और तपेदिक। का से क्या बोलेंगे, काली खांसी। पंडित का हो गया, तो का से हो गया काली खांसी, और फिर हो गया टीका। टीका से क्या होगा, टी और का, टी से हो जाएगा क्या, टी से हो जाएगा
टीबी, टेटनस, टाइफाइड, जबकि तपेदिक को भी हम टीबी बोलते हैं ना, टीबी बोलते हैं, तो यहाँ से भी याद रख लिएगा। टी से टीबी, टेटनस, टाइफाइड है ना, तीनों टो वाला ये आ गया इसमें, किसमें, बैक्टीरिया से होने वाला है ना। टीबी, टेटनस, टाइफाइड ये सब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है। और का से हो गया कुष्ठ रोग है ना, तो ये क्या हो गया, टीका, ठीक है। टीका से कितने 4 रोग आगे लगवा है ना, टीबी, टेटनस, टाइफाइड और का से कुष्ठ रोग हो गया, ठीक है। और इधर जो है ये क्या था, पंडित है ना, पंडित से 3 रोग आया था ये वाला, ठीक है, प्लेग, डिप्थीरिया और तपेदिक। का से काली खांसी, पंडित का टीका, टीका से हो गया क्या, टीबी, टेटनस, टाइफाइड। और का से कुष्ठ रोग, पंडित का टीका न्यू है, न्यू से निमोनिया रोग, है से हैजा रोग हो गया, ठीक है। और रिया दिया, रिया से हो गया क्या, बैक्टीरिया, ये याद रखना है, रिया से बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है। इससे ये होगा, आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये जो ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है या तो वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। तो रिया से हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है। और दिया से याद रख लीजिएगा, एक दिया या यानी एंथ्रेक्स रोग, या एंथ्रेक्स रोग, ऐसे या से एंथ्रेक्स से रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आसानी से याद रहेगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो गया था, भेड़ का जो एंथ्रेक्स रोग है ये किसके कारण हुआ है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको पीडीएफ में भी डाल देंगे टेलीग्राम पे, तो आप है ना ये ट्रिक वगैरह जो भी हो ये आप आसानी से याद कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम जो है वो किस रंग में होता है, तो सबसे अधिक होता है लाल रंग में, है ना, सबसे अधिक होता है लाल रंग में, सबसे कम होता है बैगनी में, और नहीं होता है किस में, हरा में नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस कौन सा है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। और पौधों में, अच्छा, जल का वहन कौन करता है, तो पौधों में जल का वहन करता है जाइलम, ठीक है, पौधों में जल का वहन करता है जाइलम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, याद रखना है, और कन्फ्यूजन ना हो तो इसे कैसे याद रखना है। भोजन, देखिए जल से क्या होगा, जाइलम, जल जाइलम, ऐसे जल का वहन करता है जल जाइलम, और भोजन का वहन करता है, भोजन का वहन करता है कौन, तो फ्लोएम, ठीक है, तो फ्लोएम। तो भोजन, इसे याद कैसे रखना है, देखिए भोजन को भोजन ने बोल करके बोलना क्या, फूड, है ना, इंग्लिश में क्या बोलता है भोजन को, फूड, तो फूड फ्लोएम, ऐसे याद रखिएगा, है ना। देखिए आपको कहीं पानी भी मिलेगा कि पानी का वहन कौन करता है, लेकिन याद कैसे रखना, जल से, है ना, जल जाइलम फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम, ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला जार किसके कारण होता है, तो काला जार रोग जो है ये किसके कारण होता है, देखिए काला जार जो होता है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा गया काला जार किसके कारण होता है, यानी कि किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो काला जार लिस्मानिया के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है ना, लिस्मानिया के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, यानी कि काला जार का जो परजीवी है, वाहक है, वो कौन सा है, प्रोटोजोआ, तो वो है लिस्मानिया, है ना, लिस्मानिया के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग आपको याद रखना है कौन कौन सा, ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, जैसे कि आपको पीछे याद किए हैं वायरस से होने वाला, जीवाणु से होने वाला रोग, तो यहाँ पर प्रोटोजोआ से होने वाला रोग याद रखेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सा होता है, देखिए काला जार रोग होता है ना, सोने की बीमारी होता है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है ये, काला जार, सोने की बीमारी, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, ठीक है, इसे याद रखना है, ऐसे कसम पापा की, ठीक है, कसम पापा की, इससे क्या 5 महत्वपूर्ण बीमारी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग आपको याद रहेगा, ठीक है। कसम ये हो गया काला जार, सोने की बीमारी, मोसे मलेरिया, पापा यानी पायरिया, पेचिस, ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है, तो रक्त के थक्का जमाने में कौन मदद करता है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 होगा रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, मदद करता है, तो विटामिन के, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा कण आवश्यक है, कण आवश्यक है, तो वो है प्लेटलेट्स, ठीक है। और रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन आवश्यक है, तो वो है फाइब्रिनोजिन, है ना,
फाइब्रिनोजिन, ये प्रोटीन के कारण रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। और रक्त का थक्का जमाने में वो सहायक आयन कौन सा है, तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा आयन मदद करता है, तो वो है कैल्शियम आयन होता है, ठीक है। तो चारों याद रखना है। रक्त का थक्का जमाने विटामिन के, और विटामिन के हो गया, और रक्त का थक्का बनाने में वो कण कौन सा है, तो वो है प्लेटलेट्स है, और प्रोटीन फाइब्रोनिजोन, और आयन कैल्शियम प्लस आयन है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये बताना है कि पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है कहाँ, तो आमाशयिक रस में पाया जाता है ना, आमाशय से निकलने वाला है ये एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। देखिए पेप्सिन एंजाइम होता है, और एक होता है ट्रिप्सिन, और एक होता है इरेप्सिन, है ना। लास्ट में तीनों में सिन है, ठीक है। याद रखना है, कन्फ्यूजन वाला है, इसीलिए देखिए एक साथ इसको रिविजन करना चाहिए। तो एक क्या है, पेप्सिन, पेप्सिन एक है ट्रिप्सिन, और एक एंजाइम है इसी तरह इरेप्सिन। इरेप्सिन, पेप्सिन कहाँ से निकलता है, आमाशय से निकलने वाला एंजाइम है, ठीक है। आमाशय से निकलता है पेप्सिन। और ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, ये निकलता है अग्नाशय से, है ना। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से निकलता है, और इरेप्सिन एंजाइम ये छोटी आंत से निकलता है, ठीक है। और ये तीनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, ये याद रखना है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन, ये तीनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। अच्छा, एंजाइम जो है ना मूलतः क्या होता है, तो प्रोटीन ही होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। अच्छा, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। मनुष्य के लार में एंजाइम जो पाया जाता है टाइलिन, एक है सेलाइवेरी एमाइलेस, सेलाइवेरी अमाइलेस एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है। तो अनुवांशिक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अनुवांशिक इसमें से कौन सा है, तो जीन है ना। अनुवांशिक का सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होता है जीन, ठीक है। अनुवांशिक होता है जीन। देखिए क्या होता है, गुणसूत्र जो होता है क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है, ठीक है। सबसे छोटा हो जाता है जीन। यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है, तो जीन है, ठीक है। याद रखना है, जीन का खोज किसने किया था, जोहानसन ने किया था। जीन जोहानसन, ऐसे रिलेट करना है, जीन जोहानसन। जीन का खोज किसने किया, जोहानसन ने किया था। अच्छा, प्रथम कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा संश्लेषित किया गया था। यानी कि प्रथम कृत्रिम जीन किसने तैयार किया था, तो हरगोविंद खुराना, इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अच्छा, आनुवांशिकता सामग्री का वाहन कौन है, तो आनुवांशिकता सामग्री का वाहन है जीन है, ठीक है। जीन ऑप्शन में नहीं रहे तो आंसर डीएनए भी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है आनुवांशिकता, क्योंकि गुणसूत्र में होता है क्या, डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन। देखिए अगर ऑप्शन में जीन है तो आंसर जीन होगा, जीन नहीं है तो डीएनए होगा, डीएनए भी नहीं है तो क्या, गुणसूत्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आनुवांशिकता का इकाई है, यानी आनुवांशिकता का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, ठीक है। अच्छा, आनुवांशिकता का जन्मदाता कौन है, तो वह ग्रेगर मेंडल है। अच्छा, आनुवांशिकता का सिद्धांत देते समय मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, यह गैर प्रकाश संश्लेषण पौधों के जड़, बीज और अन्य भागों में पाया जाता है। यानी इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है ना। ये गैर प्रकाश संश्लेषक पौधों में के जड़ में या बीज में या अन्य भाग में पाया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट ये क्या, फल एवं फूलों को रंग प्रदान करता है। यानी कोई फल या फूल किस कलर का हो रहा है ना, लाल, पीला, हरा, तो ये सब क्या है, ये जो रंग प्रदान करता है कौन, क्रोमोप्लास्ट करता है, ठीक है। अब रही बात कोशिका की, यहाँ कोशिका आया है, तो कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अब इसी तरह का नाम है रॉबर्ट ब्राउन है, तो उसे भी हमेशा साथ में रिवीजन करना चाहिए। तो रॉबर्ट ब्राउन का केंद्रक की खोज किया था ना, कोशिका के केंद्रक की खोज वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ कोशिका का रसोई घर कहा गया है किसको, क्लोरोप्लास्ट को। अब इसी टाइप का क्वेश्चन सेम आता है, जैसे कि कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है,
तो राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। नेक्स्ट है कि मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो मानव कान के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि जो है वो माना गया कितना? 45 डेसिबल। ठीक है, देखिए WHO द्वारा मनुष्य के लिए उपयुक्त और कर्ण प्रिय ध्वनि कितना माना गया? तो 45 डेसिबल माना गया। ठीक है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। अच्छा, ध्वनि मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। ये डेसिबल जो होता है ध्वनि मापने की इकाई है। और ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो सबसे अधिक होती है ठोस में, और उससे कम होता है किस में? द्रव में। और सबसे कम गति होता है किस में? ध्वनि का तो गैस में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। ठोस में भी सबसे ज़्यादा ऑप्शन में रहता है कभी स्टील का है ना, तो स्टील में सबसे अधिक ध्वनि का गति होता है। अच्छा, ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि दैर्घ्य प्रकाश प्रस्थ, ऐसे याद रख लेना है। ध्वनि दैर्घ्य प्रकाश प्रस्थ, यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। ठीक है, याद रखना है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, यानी कि ध्वनि की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या तो ठोस द्रव गैस कोई भी आवश्यकता होती है माध्यम की। लेकिन प्रकाश ये क्या है? निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, याद रखना है, प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है। अच्छा, अपश्रव्य ध्वनि की रेंज कितनी होती है? तो अपश्रव्य ध्वनि का जो परास होता है, रेंज होता है, वो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, और श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ये होता है श्रव्य ध्वनि। ठीक है, 20 जो हम लोग को सुन सकते हैं वो इसी को सुनते हैं ना। हम लोग कितना सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकते हैं। इससे नीचे वाला नहीं सुन सकते हैं, इससे ऊपर वाला नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राश्रव्य ध्वनि का रेंज कितना है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। ठीक है, अपश्रव्य ध्वनि कौन सुन सकता है? देखिए, अपश्रव्य यानी कि 20 हर्ट्ज से कम होता है, अपश्रव्य कहलाता है। अपश्रव्य ध्वनि जो है वो गेंडा, घोड़ा, हाथी, व्हेल, कबूतर ये सब सुन सकता है। श्रव्य ध्वनि जो कि मानव सुन सकता है ना, हम लोग सुन सकते हैं। अब प्राश्रव्य ध्वनि वो होता है, कौन सुन सकता है? प्राश्रव्य ध्वनि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब प्राश्रव्य ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉयन फिश किसे कहा जाता है? लॉयन फिश किसे कहा जाता है? तो लॉयन फिश इसमें कहा जाता है, किसको मालूम? टेरोइस बोलिटान्स है, टेरोइस बोलिटान्स को कहा जाता है। टेरोइस बोलिटान्स को लॉयन फिश कहा जाता है। ठीक है, लॉयन फिश का वैज्ञानिक नाम है ये टेरोइस बोलिटान्स। ठीक है, अच्छा, इनमें से कौन मछली नहीं है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये होता है स्टार फिश है ना। स्टार मछली जो है वो नाम तो है लेकिन वो मछली नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है, स्टार फिश एक मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। तो परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो स्वचालित, ये जो है ये स्वचालित है, ये परपोषित नहीं है, ये क्या स्वचालित है। ठीक है, ऐसे भी आंसर कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, देखिए परपोषी जो है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, परपोषी 3 प्रकार का होता है। एक होता है कौन? मृतोपजीवी, ये मृतोपजीवी है ना, परजीवी जो है परपोषी है 3 प्रकार का होता है। ये मृतोपजीवी, और एक होता है परजीवी, एक होता है प्राणी संभोजी। ठीक है, याद रखना है। तो कौन कौन सा होता है? मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। यानी कि प्राणी संभोजी ये है, और परजीवी और मृतपोषित ये क्या है? परपोषित परजीवी के, ये परपोषी के 3 प्रकार है, यही तीनों है ना, परजीवी, प्राणी संभोजी और मृत पोषित। ठीक है, परजीवी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? परजीवी का मतलब होता है कि वह वैसे जीव जो कि दूसरों पर आश्रित होता है। ठीक है, वो पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित होता है। तो ये परजीवी में जैसे जोंक, एंट, अमीबा, फीता कृमि और खटमल, ये सब क्या परजीवी है। अब प्राणी संभोजी यानी कि वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। जैसे अमीबा, कुत्ता, बकरी, शेर, मानव, यानी कि मानव हम लोग भी प्राणी संभोजी में आते हैं। ठीक है, तो प्राणी संभोजी का उदाहरण
हो गया अमीबा, कुत्ता, बकरी, शेर, मानव। और एक हो गया मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी में वैसा जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो मृतोपजीवी कहलाता है। जैसे कवक, जीवाणु, ईस्ट इत्यादि, ये सब क्या है, मृतोपजीवी के उदाहरण है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। परजीवी में आता है जोंक, फीताकृमि, खटमल, और मृतोपजीवी से में आता है, मृतोपजीवी में आ गया कवक, जीवाणु, ईस्ट, है ना। और प्राणी संभोजी में आता है अमीबा, कुत्ता, बकरी, शेर, मानव, ये सब प्राणी संभोजी में के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो स्वचालित, है ना। नींबू का डायबेक रोग का कारण क्या है, तो नींबू का डायबेक रोग का कारण है तांबा की कमी। तांबा की कमी के कारण नींबू का डायबेक रोग होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, यानी जस्ता के कमी से होता है। गेहूं का रस्ट रोग जो है किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है गेहूं का रस्ट रोग। ये क्वेश्चन सिंपल ही आ जाता है कि लाल सड़ांध रोग, यानी कि लाल सड़न रोग, ये किस में होता है, तो गन्ना में होता है। और किसके कारण, कवक के कारण होता है ना। लाल सड़न रोग गन्ना में होता है, कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है, तो साधारण प्रोटीन का उदाहरण है ग्लोब्यूलिन, है ना। ग्लोब्यूलिन जो है ये साधारण प्रोटीन का उदाहरण है। साधारण प्रोटीन में आ जाता है जैसे ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, गुलेटेलिन, हिस्टोन, प्रोटामाइन, ये सब क्या है, साधारण प्रोटीन का उदाहरण है। साधारण प्रोटीन का उदाहरण है ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटेलिन, हिस्टोन, प्रोटामाइन, ये सब क्या है, साधारण प्रोटीन के उदाहरण है। बाकी ये सब जो है फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और न्यूक्लियो प्रोटीन, ये सब क्या जटिल प्रोटीन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट्रस तेल निकाला जाता है, तो साइट्रस तेल किससे निकाला जाता है, तो साइट्रस तेल निकाला जाता है किससे, देवदार के पेड़ से निकाला जाता है साइट्रस तेल। ठीक है, और साइट्रस तेल निकाला जाता है देवदार के पेड़ से। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है ना कि तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है, तो तारपीन का तेल पाइनस के पौधे या तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया की दवा कुनेन किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, कैंसर के उपचार में टेक्सोल औषधि ये किससे प्राप्त करते हैं, तो यब नामक वृक्ष से प्राप्त करते हैं ना। टेक्सोल औषधि यब नामक पेड़ से प्राप्त करते हैं। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो ये सिकोया विश्व का सबसे लंबा पौधा है। ठीक है, और बाकी जो ये पौधे हैं आपका, ये पाइन्स है ना, साइकस, देवदार और सिकोया, ये सभी पौधे जो है ये जिम्नोस्पर्म पौधे, यानी अनावृत बीजी पौधा है। इसमें क्या फूल तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सब क्या है, अनावृत बीजी पौधा है, यानी कि जिम्नोस्पर्म पौधा है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि है, तो श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC, तो WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 1 सप्ताह के आसपास होता है ना, 1 सप्ताह के आसपास होता है। इसका आंसर हो गया 5 से 7 दिन। एक होता है RBC का जीवन काल कितना होता है, ये लगभग 120 दिन होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और RBC का जीवन काल हो गया 120 दिन। अच्छा, RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो याद हमेशा रखना है कि रक्त का या तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अच्छा, RBC का कहाँ मृत्यु हो जाती है, जिसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो प्लीहा को, है ना, प्लीहा या उसे तिल्ली भी बोलते हैं या तो अस्प्लिन बोलते हैं, ये RBC का कब्रिस्तान है। ठीक है, और WBC है वो कहीं भी समाप्त हो जाता है, कहीं भी मर जाता है, लेकिन RBC का जो है वो प्लीहा में आकर ये समाप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा है। ठीक है, देखिए पादप ऊतक को क्या करते हैं हम लोग, 2 भागों में बांटते हैं। पादप ऊतक जो है इसको 2 भागों में बांटे। एक होता है विभज्योतक ऊतक, है ना, विभज्योतक ऊतक, और एक होता है अस्थायी ऊतक। एक होता है अस्थायी ऊतक। ठीक है, एक होता है विभज्योतक ऊतक, एक होता है अस्थायी ऊतक।
तो अस्थाई ऊतक को फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है सरल अस्थाई ऊतक, एक होता है जटिल अस्थाई ऊतक। और सरल अस्थाई ऊतक में आता है, सरल अस्थाई ऊतक में आता है पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये सब क्या आ गया, ये सरल अस्थाई ऊतक के ये सब भाग है, ठीक है। इसे याद रखना है, PCS है ना, PCS यानी पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा और S से स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, PCS। और इसमें क्या होता है कि जो भोजन का निर्माण होता है ना, पेरेन्काइमा में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है, और कोलेनकाइमा में ये लचीला प्रदान करता है ना, पौधों में लचीलापन जो होता है। देखें लकड़ी जो है या तो पेड़ का पौधा जो है, डाल उसकी वो पूरा हिलता है ना, झूलता है हवाओं में, लेकिन टूटता जल्दी नहीं है। तो वो जो लचीलापन प्रदान करता है वो कोलेनकाइमा करता है, और स्क्लेरेन्काइमा जो है ये मजबूती प्रदान करता है पौधों में, ठीक है। ये हो गया किसका, सरल अस्थाई ऊतक का प्रकार का हो गया, इसका क्वालिटी हो गया। तो ये पूछा गया कि ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र, तो किसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, क्षेत्र जो है ना खाली खाली होता है, ये पेरेन्काइमा का होता है। उससे कम होता है किसका, कोलेरेन्काइमा का होता है। और स्क्लेरेन्काइमा में कोई भी अंतर कोशिकीय क्षेत्र होता ही नहीं है ना, इसमें खाली स्थानें नहीं होती है, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा में, ठीक है। और ये जो जटिल ऊतकता यानी कि अस्थाई ऊतक को दो भागों में बांटते हैं, सरल अस्थाई ऊतक और जटिल अस्थाई ऊतक। तो जटिल अस्थाई ऊतक में ही आता है, जटिल में आता है जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम जो कि जल का वहन करता है, फ्लोएम यानी फूड का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ इसका आंसर क्या हो गया था, कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो होता है वो होता है पेरेन्काइमा का, ठीक है। इसमें क्या है, बड़ा बड़ा होता है सब स्पेस जगह, इसमें थोड़ा छोटा होता है उससे, और इसमें क्या है अंतरकोशिकीय क्षेत्र होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया पेरेन्काइमा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाद रिंग वर्म जिसे बोलते हैं होने का कारण क्या है, तो दाद होने का कारण क्या है, कवक है ना, कवक के कारण ही दाद होता है, ठीक है। ठीक है, पीछे वीडियो में आपको बताएं, जो लोग भी अगर 1 से 8 तक पार्ट 8 तक नहीं देखें तो वो लोग ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें वायरस से, जीवाणु से और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग बता दिए, और यहाँ पर अब बताते हैं आपको कवक से होने वाला रोग, ठीक है। कवक से होने वाला रोग कौन सा है, एथलीट फुट है ना, दाद और दम्मा और खुजली और गंजापन, ठीक है। तो याद रखना है, इसमें 5 महत्वपूर्ण बीमारी आ गया, एथलीट फुट, दम्मा, दाद, खुजली और गंजापन, ठीक है। तो इसे याद रख लेना, ए दाद खाग है ना, ये क्या है, किससे, कवक से होने वाला रोग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको याद करना, जब भी कवक का पूछ दे तो तुरंत आ जाना चाहिए क्या, साफ काम दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है, साफ काम। यानी कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी, ठीक है। और विषाणु की खोज किसने किया था, इवानोवास्की ने, और जीवाणु की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो दोस्तों इस तरह से बायोलॉजी का पार्ट 9 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, तो राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के में है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा कि वर्तमान में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।